यही आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। आप उस समय उस चीज को सीखे, अडेप्ट किया, और फिर जब पूरा नॉलेज आ गया था, अच्छा खासा आपने प्रिपेयर कर लिया था, तब आप इतने कैपेबल हो गए थे कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ। नहीं, ऐसे कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ती है क्या इंटरव्यू के लिए, कि जो आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है, जो नॉर्मल प्रिपरेशन किया, उसी से आप सारे आंसर्स दे सकते हैं? हाँ सर, मतलब आप अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट में आप बहुत डेप्थ तक जाते हो और इंटरव्यू में भी मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी के अंदर कवर हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अलग से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़े। बस जो गेट के लिए प्रिपेयर किया है उसको आप रिवाइज़ करते जाओ और थोड़ा-सा जनरल नॉलेज और थोड़ा-सा जो दुनिया में हो रही है वो सब चीज़ें थोड़ा-सा आप अगर अवेयर हो तो सर बस हो जाता है। दैट विल वर्क ना। ये बहुत सही है। तो अभी जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप इस लाइफ को बता सकते हो क्या कि कैसे आपका जॉइनिंग वगैरह होता है, क्या-क्या प्रोसेस रहता है इसके बारे में? सबसे पहले तो आपका जब आप जो ऑड सेमेस्टर होता है उसमें सिलेक्ट होते हो, जैसे कि थर्ड सेम या एमटेक अगर कर रहे हो आप थर्ड सेम, तो अगर बीटेक कर रहे हो तो सेवन सेम। तो हुँ, उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपका जब आप खत्म हो जाता है आपका कॉलेज, आपको मार्कशीट और डिग्री सबमिट करना होता है। तो फिर वो लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर मेल करते हैं कि आपका इस जगह पे पोस्टिंग है, तो आपको उस जगह पोस्टिंग के लिए जाना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई होने के बाद आपका एंट्री होता है, फिर काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जिसमें लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा-सा बताया जाता है कि कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद आपको डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांच में गए हो। सब ब्रांच का अलग-अलग होता है। जैसे कि मेरा ड्रिलिंग में है, तो फिर मुझे सर मतलब रिग में ही जाना था, तो सर उस हिसाब से मुझे रिग में भेज दिया गया है। जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म होता है, तो प्लेटफ़ॉर्म वालों को प्लेटफ़ॉर्म भेजा जाता है। और बाकी जैसे कि रिज़र्वर वाले होते हैं, उनको सर मतलब जो रिज़र्वर के जो काम होते हैं वो मतलब मतलब करने के लिए उनको बताया जाता है कैसे करते हैं। सर बस बस स्टार्टिंग में थोड़े फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, उसके बाद सर मतलब आपको बताया जाता है कि आपको अभी कहाँ जाना है या क्या करना है। और उसके बाद आप जब थोड़े दिन के बाद आपका फिर ट्रेनिंग वो सब होता है। ओके, ओके। तो यही है, मतलब आप थोड़ा-सा ये बता सकते हैं क्या कि जैसे कोई एक स्टूडेंट जॉइन करता है, तो अगर कोई गेट के थ्रू जॉइन हुआ है और अगर कोई प्लेसमेंट के थ्रू जॉइन हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस रहता है क्या, कि सेम ही पोस्ट पे हर चीज़ सेम होता है? नहीं सर, सेम होता है, मतलब आप प्लेसमेंट से जाओ और आप गेट से जाओ तो सर मतलब सेम होता है। एक ही रहता है, ब ग्रेड पे बट वगैरह हर चीज़, हाँ, एमेनिटीज़, सब सब फैसिलिटीज़? सब हुँ, सब सेम रहता है सर, सब सेम रहता है। बस वही है, प्लेसमेंट में अगर आप जाओ तो आपको मतलब वो लोग मतलब जो लोग सिलेक्टर्स होते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। आप अगर गेट से जाओ तो फिर सर आप अलग-अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यू कर सकते हो। तो ओके। उसमें भी वो लोग जहाँ आप फिट बैठते हो उसमें सिलेक्ट करते हैं, बट आपके पास हुँ, चॉइस होता है कि आप अलग-अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यू ओके, दे। यहाँ पे ओके, ऑन कैंपस में मतलब आप प्रेफ़रेंस दे सकते हो, आपको जब पूछे हुँ, जाएगा तो आप बोल सकते हो कि मुझे इसमें जाना है। बट आपका जो प्रोफ़ाइल है उस हिसाब से वो लोग जो डिसाइड करते हैं उसी में आपका सिलेक्शन होता है। बट जो गेट है उसमें आप अलग-अलग प्रोफ़ाइल में इंटरव्यू दे सकते हो। दे तो सकते हैं। आपके पास ये थोड़ा-सा एक इंडिपेंडेंस होता है। ओके, ओके। तो जैसे आप थोड़ा-सा बताएँगे क्या कि अगर मैं एज़ अ स्टूडेंट जाता हूँ, तो मेरे पास क्या-क्या डिपार्टमेंट के चॉइसेस हैं और वहाँ पर क्या-क्या करना पड़ता है? मतलब ये पता रहे ना कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये आपको पता है क्या? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में तो नहीं पता होता है। फिर हुँ, वहाँ जब आप जाते हो, जॉइन करते हो, तब आपको सीखने के लिए मिलता है। हुँ, जैसे-जैसे कि आपको सिखाया जाएगा, आपको वैसे-वैसे करते जाना पड़ेगा। पहले तो मतलब आपको फर्स्ट तो ट्रेनिंग-वेनिंग होगा आपका। आपको बताया जाएगा कि आपका क्या काम है, फिर आपको धीरे-धीरे वो काम में इन्वॉल्व करेंगे। फिर थोड़े दिन बाद आपको आ जाएगा। तो फिर स्टार्टिंग में आपको क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि क्या करना है। जब वो बताएँगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था, मुझे थोड़ा-सा आइडिया था थ्योरेटिकल कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या होता है। पर अगर आप मैकेनिकल से हो या फिर केमिकल से हो तो फिर आपको मतलब वैसा आइडिया नहीं होता कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसा काम होता है। ओके। तब आइडिया नहीं रहता ना?
ओके ओके ओके। तो फिर यहाँ पे नहीं, आपने कुछ बताया ना कि अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, कुछ लोग रिग पे जाते हैं, कुछ लोग रिजर्वायर पे जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस में बैठते होंगे। तो ये क्या क्या डिपार्टमेंट मिल सकता है एक इंजीनियर को? हाँ सर, वो ओएनजीसी में जैसे कि ड्रिलिंग सेक्शन है, फिर प्रोडक्शन सेक्शन है, हम्म, फिर आपका रिजर्वर सेक्शन है, और भी हम्म, कई सेक्शंस हैं। तो मतलब जैसे कि पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए ये तीनों सेक्शंस होते हैं। तो ड्रिलिंग इंजीनियर एक्चुअली जो ड्रिल करता है, जो मतलब रिग पे होता है, रिग में जाना होता है उनको। जो प्रोडक्शन इंजीनियर है वो प्रोडक्शन मेंटेन करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म में जाना होता है या फिर वेल सर्विसेज में जाना होता है। और रिजर्वर इंजीनियर जो है उनको मतलब रिजर्वर के बारे में रिसर्च करना होता है, उनको बताना होता है कि कहाँ ऑयल है और वो सब। तो रिजर्वर वाला जो जॉब होता है वो सर ज़्यादातर ऑफिस रिलेटेड होता है, तो उनको भी कभी कभी जाना होता है शिफ्ट अलग अलग रीजन्स के लिए। और प्रोडक्शन इंजीनियर को मतलब डिपेंड करता है कि ऑफिस में कुछ काम है या वो अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें आपको प्लेटफॉर्म भेज देंगे या इसको इसमें ऑफिस में रखेंगे, तो सर वो डिपेंड करता है। पर ड्रिलिंग इंजीनियर को मतलब आपका ज़्यादातर रिग में ही काम होता है, उनको उनको सीधा रिग में ही भेजते हैं। ओके ओके। अच्छा, तो सर ये जो प्रोसेस रहता है 14 डेज जॉब 14 डेज छुट्टी वाला, ये सबके लिए अप्लाइड रहता है क्या, कि सिर्फ रिग वालों के लिए रहता है? नहीं सर, वो अगर आप ऑन साइट करते हो तो वो सबके लिए अप्लाई होता है, बट कहीं कहीं किसी किसी जगह पे मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि कोई कोई जगह में 2 डेज ऑन 2 डेज ऑफ होता है, कोई कोई जगह में 14 डेज ऑन 14 डेज ऑफ होता है। कोविड के वजह से 21 डेज 28 डेज ऐसा भी था, क्योंकि लॉकडाउन हो जाता था तो आप निकल नहीं पाते थे। तो वो डिपेंड करता है सर। आप अरे, आप आपके पास कभी कभी तो आपके पास चॉइस होता है कि आप 14 डेज ले लो या फिर आप रेगुलर ड्यूटी ले लो, जनरल जो होता है। हम्म, सर अभी तो मैं नया हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो हम्म, बट सर ऐसे अलग अलग होते हैं। ओके। अच्छा, तो फाइनली ये भी हम लोगों को समझ में आ गया कि कितना अच्छा है ओएनजीसी। थोड़ा सा हम लोग पर्क्स एमिनिटीज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है, स्टूडेंट जो रहता है ना, उनको जानना रहता है कि अगर मैं भी बनता हूँ एक ओएनजीसी ऑफिसर तो मुझे क्या मिलेगा, क्या उनसे मेरे सपने पूरे होंगे। तो आपको क्या क्या पता चला, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है अगर आप ओएनजीसी में जॉब करते हैं तो? सर पहले तो वो जो बेसिक पे होता है वो मिलता है आपको। हम्म, फिर सर अगर आप साइट में काम करते हो तो फिर आपको जो आपका ट्रैवल अलाउंस वो भी मिलता है आपको। हम्म, फिर अगर आप साइट में रहते हो और आपने ओएनजीसी का एकोमोडेशन नहीं लिया है तो फिर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। फिर सर डीए तो मिलता ही है। उसके उसके ऊपर सर बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे कि आपको लैपटॉप, फोन, बैग वो सब खरीदने के लिए सर एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। फिर आपका मेडिकल जो होता है वो भी मतलब आप मेडिकल भी आपका कंप्लीटली वो लोग उठाते हैं हम्म, एक्सपेंसेस। और आपका अगर आपका मतलब आपके पेरेंट्स है तो उनका भी मेडिकल डिपेंडेंसी आ जाता है। फिर हम्म, सर अगर आपका आपके स्पाउस है और आपके बच्चे हैं तो उनका भी डिपेंडेंसी आ जाता है, मेडिकल हम्म, डिपेंडेंसी, वो भी हम्म, आप क्लेम कर सकते हैं। तो बस हम्म, यही है। अच्छा है सर। हम्म, बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं और बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होती। आपके सारे मतलब सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, बहुत अच्छे से रखते हैं मतलब एम्प्लॉयज को। मतलब वो सारी चीजें आपको मिलती है जिसके लिए आप ड्रीम करते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ महीने कुछ साल अच्छे से लगा लीजिए, सारे स्टूडेंट्स को कहूंगा कुछ महीने कुछ साल अच्छे से लगा लीजिए, ताकि आप खुद अपनी लाइफ बना सकें, अपने पेरेंट्स के लिए खुशी का एक जरिया बन सकें, और आगे की भी लाइफ बड़ी स्टेबल सी रहती है कि हाँ आपके पास एक हैंडसम सैलरी आ रहा है। और ओएनजीसी वालों को तो पता ही है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रहता है। ये मैं पहले ही बता सकता हूँ आप लोगों को, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड पीएसयू है, महारत्नाज में आता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर सकते हैं। थोड़ा सा सर आपकी तरफ से हम लोगों को टिप्स चाहिए कि अगर हम लोगों को गेट प्रिपरेशन करना है तो कहाँ से शुरू करें, कितना घंटे पढ़ना चाहिए, या आपकी तरफ से अगर आप अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते थे वो थोड़ा सा अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा कि कैसे तैयारी करें। सर पहले तो ये है कि
अगर आपने एक बार माइंडसेट बना लिया है तो फिर पहले तो बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, जो आईआईटी से बनते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं, वो लोग बेसिक्स में फोकस करते हैं। और आपको मैं मैथ्स में आपको मतलब थोड़ा-सा मैथ्स का प्रैक्टिस चाहिए होगा क्योंकि अगर आप मैथ्स और फिज़िक्स आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो सर कोई भी मतलब स्ट्रीम का हो, तो थोड़ा-सा उसमें आपको एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि फाइनली जाके सब चीज़ फिज़िक्स और मैथ्स ही है। उसी पे डिपेंड हाँ, तो फिर और उसके बाद कितना घंटा पढ़ना है सर वो एक्चुअली इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सर मुझे एक बार में समझ में नहीं आता था, तो सर मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ता था। तो सर मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था, 9-10 घंटे पढ़ लेता था, हो सकता है तो। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझ जैसा ही रैंक लाया है 3-4 घंटे पढ़ के, 5-6 घंटे पढ़ के। तो सर वो अपने ऊपर होता है आप कितना देर पढ़ते हो। बस वही है कि एक रेगुलरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 5 घंटा पढ़ लिया, कल मैंने ब्रेक ले लिया फिर अगले दिन मैं 10 घंटा ऐसा नहीं होता मतलब आप कम पढ़ो बट आप रेगुलरली पढ़ो और आप रेगुलरली अपने प्रैक्टिसेस करो जो एक टेस्ट सीरीज होते हैं टेस्ट सीरीज में आपको रेगुलर होना चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने चाहिए तब क्या होता है कि आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है फिर आपका जो वो एरर होता है ना जो आप जैसे कि कैलकुलेशन एरर होता है आप आंसर गेट में क्या होता है आपको बड़े-बड़े कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो आपको अगर प्रोसेस पता है, फॉर्मूला पता है, फिर भी आप अगर कैलकुलेशन में आप एरर कर दिए, ये टाइम ज़्यादा जा रहा है बोल के, तो फिर क्या होता है कि आपका क्वेश्चन आप जितना भी करेक्ट करो, लास्ट में अगर आपने एक पॉइंट भी इधर-उधर कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो वो जो प्रैक्टिस होता है, जो कैलकुलेशंस एरर जो मतलब जिस प्रैक्टिस से कम होता है, वो टेस्ट सीरीज़ होता है। तो आप जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दोगे, आपके उतने ज़्यादा कैलकुलेशन एरर्स कम होंगे। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, फिर आपका जो प्रेशर फ़ील होता है एग्ज़ाम के हाँ, आज गेट है, वो प्रेशर फ़ील नहीं होगा। और बाकी आप वही मटेरियल्स तो सबके पास अवेलेबल होता है आजकल, तो मटेरियल्स पढ़िए, बेसिक्स पढ़िए जितने हो सके टेस्ट सीरीज़ दीजिए और एक रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। और कभी-कभी होता है, थोड़ा डिप्रेशन आता है, कभी-कभी लगता है कि नहीं होगा, तब थोड़ा-सा मोटिवेटेड रहिए और ट्राई कीजिए। कभी-कभी आप ब्रेक लीजिए, कभी-कभी हर 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 समय पढ़ना भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। आपको अगर ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, तो ब्रेक लीजिए, घर में बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। आपके जो आपको थोड़ा इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए। तो इस हिसाब से आप फिर चालू हो जाना, थोड़ा ब्रेक लेना, फिर चालू हो जाना। ऐसे-ऐसे आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहोगे, तो फिर हो जाएगा। बस वही है कि अपने ऊपर थोड़ा-सा बिलीव रखना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ये सिलेबस ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इतना ज़्यादा हुँ, हुँ, सिलेबस है, हुँ। कैसे होगा? तो जब आपको वो फ़ील होता है तो कहीं न कहीं से स्टार्ट कीजिए आप। जैसे-जैसे स्टार्ट करोगे, कभी न कभी खत्म हो जाएगा। तो जब लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तब कहीं न कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, कभी न कभी खत्म हो ही जाएगा। बस यही सब। बहुत सही। सर रिविज़न का क्या करना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में बताइए क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने ही वाला है और लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि सब पढ़ लिए हैं, सब भूल गए हैं। तो ये आपके साथ हुआ होगा और अगर हुआ है तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए कि रिवाइज़ का क्या करें? हाँ सर, वो ऐसा होता है कि अगर आप रिवाइज़ जैसे कि मेरे साथ ऐसा था कि मैं 1 महीने के अंदर अगर रिवाइज़ नहीं करता हूँ, तो मैं फिर से मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो ऐसा होता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, खत्म कर लिया। मैं ऐसा पता था, एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, वो खत्म हो गया मेरा, फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया। और जैसे मैंने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो मैं पहले सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ देता था या फिर कुछ भी जो डीपीपीज़ है, वो सॉल्व करता था या फिर एक-एक चैप्टर करके रिवाइज़ करता था। तो आप एक सब्जेक्ट जब आपका खत्म होता है, आप दूसरे सब्जेक्ट में जाते हो, तो जो पहला सब्जेक्ट था, उसका थोड़ा-थोड़ा रिवीज़न करते रहना चाहिए। फ्रीक्वेंटली रिवीजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पढ़ लूँगा फिर से एकदम पहले सब्जेक्ट से रिवाइज़ करूँगा। तब ऐसा होगा कि तब आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो। आपका जो आपने पढ़ा था आप भूल गए, आप फिर से दोबारा से आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो ऐसा करना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, दूसरा सब्जेक्ट दिया, दूसरे सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हो तो प्रीवियस सब्जेक्ट को आप थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ कीजिए। तब क्या रहेगा कि आप टच में रहोगे। जब आप टच में रहते हो तो आप भूलते नहीं हो और जैसे-जैसे आप टेस्ट सीरीज़ देते हो तब आपका मतलब वो ऑटोमेटिक आ जाता है। वो आप फ़ॉर्मूला वो सब आपको लगता है आप भूल जाते हो, पर जब आप क्वेश्चन देखते हो सामने तो आपका फ़ॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हुँ। ये कि फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि होलसम से रिवाइज़ करना चाहिए। आप छोटा-छोटा रिवाइज़ कीजिए, छोटा-छोटा आप डिवाइड कर लीजिए फिर उस हिसाब से करते जाइए। हो जाता है।
और जैसे अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो 2 मंथ स्ट्रैटेजी, 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 2 महीने पहले नए सब्जेक्ट्स वगैरह पकड़ने चाहिए, या अगर हम लोग स्पेसिफिकली बोलें कि 1 मंथ सिर्फ बचा हुआ है, तो नए टॉपिक्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? आप क्या करते थे? सर ऐसा है कि 2 मंथ बचे हैं, 1 मंथ बचे हैं, नए टॉपिक सर वो एक्चुअली इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपने 10 सब्जेक्ट्स में से आपने 9 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं और आपने टेस्ट सीरीज़ भी अच्छे से दे दिया है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि नहीं लेना है, आप ले सकते हो। लेकिन आपका अगर ऐसा होता है कि आपने 10 सब्जेक्ट्स में से 8 सब्जेक्ट्स है, वो आपने पढ़ तो लिया है, पर आप उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, कभी-कभी मार्क्स कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्क्स कम आता है तो रिज़ल्ट भी खराब होगा, बट आपको पता चलता है आप गलती कहाँ कर रहे हो। गलती तो 2 जगह होती है, एक आपका कांसेप्ट में कुछ गड़बड़ है, आप कांसेप्ट में अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, कौन से कांसेप्ट में आपको डाउट है वो करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि कैलकुलेशन एरर, तो कैलकुलेशन एरर अगर आपका हो रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कांसेप्ट में एरर आ रहा है तो आपको फिर से उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपका कंसेप्चुअल एरर ज़्यादा आ रहा है तब मेरे ख्याल से जो आपने पढ़ा है उसी को आप रिवाइज़ करके ठीक कीजिए, तब नया सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका कैलकुलेशंस एरर आ रहे हैं, तो आप मतलब आपको कांसेप्ट आता है, आप क्वेश्चंस कर पाओगे, आप समझ गए, आपको कॉन्फिडेंस है, बस आपका कैलकुलेशन में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तब आप अगर सब्जेक्ट छोटा है, 2-3 दिन में हो जाएगा, तब आप ले सकते हो उसको सब्जेक्ट को। ओके, ओके। ये बहुत अच्छा आपने डिफरेंशिएट किया। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ही सवाल पूछते हैं, उनको बहुत सारा डाउट होता है कि सर अब मैं नया पकड़ूँ कि नहीं पकड़ूँ, पिछला भूल रहा हूँ। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर चीज़, कोई भी प्रिपरेशन हो, ये हर चीज़ें ना पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करती हैं। कोई टॉपर आपको आपके ये बोल रहे कि आपको दिन में 12 घंटे पढ़ने हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपको एक दिन में पढ़ना है कि रात में पढ़ना है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी-अभी मैं हाल-फिलहाल में एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। 800 पोस्ट्स रहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, तो 800 वेज हैं आपके सिविल सर्वेंट बनने के, क्योंकि सबका तरीका दूसरे से डिफरेंट रहता है। कुछ चीजें जो कॉमन रहती हैं, जो चाहे कोई भी एग्जाम ले लो वो कॉमन है, दैट इज हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव एटीट्यूड सर, ये मैंने बहुत ज्यादा गौर किया है। जो भी सक्सेसफुल होता है ना, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है कि ठीक है, वील इम्प्रूव करके। ये मैंने बहुत अच्छा देखा है, और यही मैं आपके अंदर से भी देख रहा हूँ सर। बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं आप अपने अप्रोच के लिए, कि जब प्रिपरेशन किए, पहले नहीं पढ़ते थे, फिर पढ़ने लग गए, जो चीजें नहीं आती थी वो करने लग गए। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। तो लास्टली सर, हम लोग ऑलमोस्ट एकदम एंड पे हैं। आपके तरफ से आपका मोटिवेशन, या आप जो स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहेंगे कि फाइनली आप भी इस चीज को करिए जो आपको आपकी तरफ बना सके, मतलब जैसे पीएसयू के ऑफिसर हो गए या गेट के टॉपर हो गए, अपनी तरफ से आपका मोटिवेशन। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी वो सब तो चाहिए। अगर मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो आप अपने आप को बोलते हो वो आप करो। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूँगा, तो आपको 6 बजे उठना है। अगर आप 6 बजे नहीं उठ के आप साढ़े 6 बजे भी उठ गए ना, तब आप क्या होते हो, आप अपने अंदर ही आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं क्या कैसे अपने आप को डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब आप अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 6 बजे उठूँगा, चाहे आप 5 बजे भी सो, तो आप 6 बजे उठ जाना। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, बट आप ट्राई करते रहना। लेकिन जिस दिन हो गया, आप जिस दिन 6 बजे उठने लग गए, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि आप अगर खुद को ही नहीं मना पाए, तो फिर आप क्या मतलब दूसरे चैलेंजेस को ओवरकम करोगे? आपका सबसे बड़ा एनिमी तो आप ही होते हो। तो अगर आप अपने आप को आपने कंट्रोल कर लिया, अपने आप को आपने डिसिप्लिन कर लिया, तब आप कुछ भी कोई भी चैलेंज आप कर सकते हो। और वही है कि मतलब हार्डल्स तो आएँगे, आप गिरोगे बहुत बार, लेकिन आप अगर आपने चलना छोड़ दिया गिरने के डर से, तब तो आप नहीं पहुँच पाओगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो।
और आप चलते जाओ, गिरोगे, उठोगे, फिर खड़े होगे, फिर चलते जाना। बस जब आप डिप्रेस्ड होगे तब आप सोचना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तो कुछ होता ही नहीं। जैसे कि मैं उस दिन न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक बहुत ही मैं कहूँगा मोटिवेटिंग इंसान के बारे में पता चला, जो रेलवे में कूली का काम करते थे। वो अपने हेडफ़ोन में ऑडियो बुक लगा के पढ़ते थे और उन्होंने अपना जो स्टेट का जो सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम था वो क्रैक कर दिया। वैसे ही तो हमें हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास बुक्स है, हमारे मम्मी-पापा ने हमें इतना कुछ दिया है, क्लासेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। तो अगर एक बंदा जो 12 घंटे कूली का काम करके इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप ऐसा मत सोचिए कि आपका मुश्किल बहुत बड़ा है, बहुत लोगों ने बहुत मुश्किलें झेली हैं, वो सक्सीड हुए हैं। बस वही पॉज़िटिव एटीट्यूड रहिए, जैसे कि आपने बोला कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन कीजिए और विश्वास रखिए कि अगर आप जाते रहोगे तो फाइनली तो एक कहीं न कहीं पहुँचना ही है, तो आप पहुँच जाओगे। सही सर, बहुत ज़्यादा सही। मैं झूठ नहीं कहूँगा सर, मैं आपसे रियली इंस्पायर हुआ हूँ। इन वजहों से नहीं कि वही वही सेम टॉपर वाली चीज़ें आपने कह दी। आपने वो कहा है जो कोर है, जो किसी भी टॉपर का, किसी भी इंसान का कोर है, ये एग्ज़ामिनेशंस के लिए बंधित नहीं है। It is not just about examinations that by these qualities you will crack an examination. It is a life quality. कि आप अगर किसी चीज को डिटरमाइन करते हो कि मुझे ये करना है और चाहे कितने भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएं, आप उस चीज को कंटिन्यूअसली करते रहते हो तो अल्टीमेटली आप सक्सीड करते हो। ये बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत थैंक यू सर अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.